प्रचार विभाग की ये क्षेत्रीय प्रशिक्षण बैठक है, जिसमें सभी बंधु और भगिनी आमंत्रित हैं। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए डॉक्टर संजय द्विवेदी जी भाई साहब, नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, दिनेश सिंह जी भाई साहब, उमाशंकर जी भाई साहब और क्षेत्र प्रचार प्रमुख सौरभ जी मिश्रा भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि आप लोग आएँ, दीप प्रज्वलन करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। आज का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 8 सत्रों में कल तक होगा, जिसमें अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान बना चुके तमाम महानुभावों से आपका परिचय होगा, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अब वंदना के लिए आप लोग मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता,
अम्बा विमलमती दे, अम्बा विमलमती दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमती दे, अम्ब विमलमती दे। जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे, अम्ब विमलमती दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे। संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमती दे, अम्ब विमलमती दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमती दे, अम्ब विमलमती दे। ब्रह्मनाद। ॐ भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रत्नाकराधौतपदाम्, रत्नाकराधौतपदाम् हिमालय किरीटिनीम् ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्याम् वन्दे भारतमातरम्। ॐ द्यौः शान्तिः, ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः
ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृ प्रणाम 1 2 3। भूमिका एवं अतिथि परिचय के लिए विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचार प्रमुख माननीय सौरभ मिश्र जी। धन्यवाद भास्कर जी। मंचासीन मुख्य अतिथि श्री संजय द्विवेदी जी, महानिदेशक जनसंचार संस्थान भारत सरकार, श्री नरेंद्र सिंह जी, क्षेत्र प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र, श्री दिनेश जी, क्षेत्र प्रशिक्षण प्रमुख विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश, सम्मुख उपस्थित श्री उमाशंकर जी, बालिका शिक्षा प्रमुख पूर्वी उत्तर प्रदेश। जयपुर की पिछली बैठक में ये विषय आया था कि एक वार्षिक प्रशिक्षण क्षेत्र स्तर पे और उसी तरह वार्षिक प्रशिक्षण प्रांत स्तर पे किया जाना चाहिए। उसी समय हम लोगों ने ये तिथि तय की थी कि 25 और 26 जून विश्व योग दिवस के उपरांत 25 जून 26 जून का 2 दिवसीय प्रशिक्षण हम लोग किया करेंगे। तो आज से प्रारंभ होने वाले इस प्रशिक्षण के 8 सत्र कल तक चलेंगे। प्रत्येक सत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लोग हम सभी लोगों को प्रशिक्षण देंगे। मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि सम्मुख बैठे सभी प्रशिक्षणार्थी विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के चारों प्रांतों के क्षेत्र प्रचार प्रमुख, क्षेत्र सोशल मीडिया प्रमुख और संवाददाता। उसके बाद नीचे की तरफ प्रांत की यही टोली है, प्रांत प्रचार प्रमुख, प्रांत सोशल मीडिया प्रमुख, प्रांत संवाददाता, और जिले की टोली है जिसे संकुल बोलते हैं हम लोग, तो संकुल के प्रचार प्रमुख। ये सभी विद्या भारती से निरंतर जुड़े हुए लोग हैं। विद्या भारती अपने आप में एक विलक्षण संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी शैक्षणिक संगठन, जिसके देश भर में लगभग 12,000 विद्यालय, 40 लाख विद्यार्थी, 1.5 लाख आचार्य, इसके अलावा बहुत से प्रकल्प, एकल विद्यालय, संस्कार केंद्र। मंचासीन अतिथि के संज्ञान में लाना चाहूँगा, लगभग 1 करोड़ लोगों से रोज़ हमारा संपर्क होता है। विद्यार्थी, विद्यार्थियों के अभिभावक और उनके अन्य रिलेटिव्स को जोड़ें अगर, तो ये संख्या कहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1 करोड़ लोगों से निरंतर रोज़ संपर्क में रहने वाला संगठन ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। जैसे जैसे संगठन बड़ा होता जाता है, चुनौतियां बढ़ती जाती हैं। चुनौतियों की गंभीरता निरंतर अब दिख रही है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। छोटी छोटी बातों पे अफवाहें फैलाना, विभिन्न तरह के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के विकृत रूप में प्रस्तुत करना, ये संघर्ष का एक नया स्वरूप हो गया है। जैसे जैसे सोशल मीडिया प्रभावी हो गया, प्रिंट मीडिया की शक्ति घटना शुरू हो गई, वैसे वैसे ये शक्तियाँ, जिनको हम बोलें कि राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ, बहुत तेज़ी से काम कर जाती हैं। वो किसी भी तरह का विषय हो, कैसा भी विषय हो। विद्या भारती के बारे में एक बड़े राजनीतिक दल के सबसे बड़े चेहरे ने आरोप प्रत्यारोप की एक झड़ी लगा दी थी और ISIS के मदरसों से हमारे सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर की तुलना की थी। वो एक ऐसा दौर था जिसमें पहली बार हम लोगों को भी ये एहसास हुआ
कि इनको सबको देखना, दिखाना और पहचानवाना ज़रूरी है कि सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, ये पूरे देश में जो विद्या भारती के प्रकल्प हैं ये क्या हैं। हम लोगों ने जवाब भी दिए, बहुत इसका रिपरकशन हुआ, बहुत सारा रिवोल्ट जैसा वीडियो जारी हुए, अभिभावकों ने बहुत बुरा भला बोला और मजबूरन उनको शांत होना पड़ा। हम जो विद्यार्थी बनाते हैं, हम जिन भैया बहनों को प्रशिक्षण देते हैं, उनके अंदर राष्ट्रवाद, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम, उनके अंदर संस्कृति, समाज के प्रति प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम, सभी तरह की भावनाएं कूट कूट कर भरी जाती हैं। उन भावनाओं के अनुरूप वो जब बड़े होते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों में आते हैं, तो एक अलग पहचान के रूप में दिखते हैं, चाहे वो IAS IPS ऑफिसर्स हो गए हों, आर्मी ऑफिसर्स हों, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, शिक्षक हों। आपको समाज में वो एक अलग विचारधारा के साथ मिलेंगे। वो विचारधारा जो देश हित में है, वो विचारधारा जो भारत केंद्रित है, वो विचारधारा जो भारत के विकास और उद्भव के लिए है। अभी एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया। हम लोग विगत वर्ष से अमृत महोत्सव कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम हर बृहस्पतिवार को, प्रत्येक सप्ताह के हर बृहस्पतिवार को होता है। उसमें सेना के वो सूरवीर बुलाए जाते हैं जिन्होंने युद्ध काल में परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र अर्जित किया हो, अथवा शांति काल का शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र या अशोक चक्र अर्जित किया हो। वो यहाँ पे आते हैं। आने के बाद उनकी डॉक्यूमेंट्री हम लोग रिलीज करते हैं और अपने भैया बहनों से उनका साक्षात्कार कराते हैं। 20-25 बच्चे प्रत्यक्ष रूप से इसी हॉल में बैठते हैं और बाकी ब्रॉडकास्ट माध्यम से जुड़े होते हैं। मंचासीन मुख्य अतिथि के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इस ब्रॉडकास्ट माध्यम से 20 से 25 लाख लोग रोज़ उस कार्यक्रम को देख रहे होते हैं, हर प्रसारण पे देख रहे होते हैं। ऐसे सारे सूरवीर अग्निवीर योजना की अथाह मतलब इतनी बड़ाई करते हैं कि बहुत अच्छा प्रयास किया गया। बड़ाई तो उन्हीं की महत्वपूर्ण है जिन्होंने वीरता दिखाई, जिन्होंने परमवीर चक्र या वीर चक्र या महावीर चक्र पाया, क्योंकि समाज में दोनों हिस्से एक साथ चलते हैं। पूरे समाज में 10% एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एंटी सोशल होते ही हैं। वो किसी भी समाज के, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी आयु वर्ग के हों, किसी भी आय वर्ग के हों, वो एंटी सोशल होते हैं। लेकिन कितने होते हैं वो? 10%। 90% उस भीड़ के पीछे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। तो एकदम से हाहाकार मच जाएगा, मीडिया में एकदम आगजनी होने लगेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो TRP के चक्कर में पता नहीं क्या क्या दिखाने लगता है। तो ये जो पूरा चैलेंज चल रहा है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो हर वर्ष बढ़ रहा है। इस चैलेंज को फेस करने के लिए विद्या भारती के प्रचार विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है। हमारे ये दायित्व वाले पदाधिकारी कैसे हम अच्छे प्रचार तंत्र को, सकारात्मक खबरों को, सकारात्मक समाचारों को समाज तक ले जाएं, इसके बारे में हम आधुनिकतम तकनीकी जानना चाहते हैं। आधुनिकतम तौर तरीके से उस तकनीकी को अप्लाई करना चाहते हैं। साथ ही सकारात्मक खबरों का लेखन, सकारात्मक खबरों के बारे में चर्चा कैसे अधिक से अधिक बढ़े, इसमें हमारा सहयोग बहुत छोटी मात्रा में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करते हैं। छोटी मात्रा में मतलब पूरे अखबार के अगर 24 पन्ने का अखबार होगा तो उसमें कहीं 1-2 कॉलम बाई कुछ सेंटीमीटर की एक खबर हमें दे देंगे। बाकी खबर तो वही आगजनी, दंगा फसाद, सारे तरह की चोरी डकैती, राजनी, हेरा फेरी, ठगी। आज का भी अखबार हमने देखा तो लगभग 90% खबरें यही हैं। तो कैसे सकारात्मक खबरों का प्रचार प्रसार करें,
ये एक विषय है जिस पे हम लोग प्रशिक्षण लेंगे। विद्या भारती ने अष्टबिंदु योजना के तहत प्रचार विभाग को आगे बढ़ाना शुरू किया है। अष्टबिंदु योजना मुख्य अतिथि महोदय के संज्ञान में आ जाएगी अभी। उस अष्टबिंदु योजना के अंतर्गत हमारे प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक संकुल में कार्य हो रहा है। पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं। मासिक पत्रिका के रूप में क्षेत्र की एक पत्रिका है सृष्टि संवाद भारती, वो प्रकाशित हो रही है। समान विचारों की पत्रिकाओं में लेख भेजे जाते हैं। अखबारों में कार्यक्रमों की प्रेस रिलीज भेजी जाती है। यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से सारे कार्यक्रमों की सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं और विद्या भारती ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लगभग प्रत्येक विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि की खबर हम लोग एक पोर्टल पे लाते हैं, जिसमें टेक न्यूज़ भी होती है और ऑडियो विजुअल न्यूज़ भी होती है और उसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते हैं। तो आज कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय से यही अपेक्षा है कि हमारे इन सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौलिक और नवीन तकनीक से कैसे हम लोग सकारात्मक समाचारों को समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रहित में और भारत केंद्रित व्यवस्था में कैसे हम अधिक से अधिक बढ़ पाएँ, इस पे हमारा प्रशिक्षण हो और आपके अनुभवों का, आपकी योग्यता का हम सभी लोग लाभ उठा पाएँ, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद। नमस्कार। अवध प्रांत के प्रांत प्रचार प्रमुख योगेंद्र प्रताप जी से अनुरोध है कि वे आएँ और स्वागत की प्रक्रिया पूर्ण कराएं। स्वर की अधिष्ठात्री माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मंचासीन अतिथि बंधु, आए हुए सभी परीक्षार्थी बंधु, आप सभी का इस विशाल कक्ष में हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। आज हम सब 2 दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित हैं और हम सब बड़े सौभाग्यवान हैं कि आज हम सब के बीच में जिनका पाथेय हम सबको प्राप्त होगा, बहुत ही मुश्किल से आपका समय मिल पाता है हम सबको। ऐसे अपने बीच में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संजय द्विवेदी जी उपस्थित हैं। आप महानिदेशक भारतीय जन संचार संस्थान भारत सरकार की तरफ से, आप सोच सकते हैं सरकार की सेवाएं कितनी विस्तृत होती हैं। तो आपका अमूल्य समय हमें प्राप्त आज होगा और आज आपका पाथेय प्राप्त होगा। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री विक्रम सिंह जी से। विक्रम सिंह जी प्रधानाचार्य हैं ज्वाला देवी इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज में और प्रचार की तरफ से प्रांत प्रचार प्रमुख हैं। आपसे आग्रह है कि आप अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय द्विवेदी जी को अंग वस्त्र देकर, पुस्तक देकर, इसमें चिन्ह देकर के आप आपका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ठीक दाहिनी तरफ हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था तो नहीं कह सकते, एक ऐसी विचारधारा है जो पूरे देश में देश हित में कार्य करती है। आप प्रचारक की भूमिका में रहे हैं, विभिन्न दायित्वों पर आपने कार्य करते हुए इस समय क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं श्री नरेंद्र सिंह जी हमारे बंधु उपस्थित हैं। आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। आपका स्वागत करने के लिए अखिलेश जी से, आप प्रधानाचार्य हैं महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी में और प्रांत प्रचार प्रमुख हैं। आप
आपका स्वागत करें। अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह दे करके आपका हार्दिक स्वागत करें। धन्यवाद। इसी क्रम में अपने मध्य श्री दिनेश सिंह जी उपस्थित हैं। आप क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रमुख हैं और इसके अलावा आप विद्या भारती में विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए हम सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपका पाथे हम सबको प्राप्त होता रहता है। आज भी आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। आपका स्वागत करने के लिए अंकित गुप्ता जी, आप आचार्य हैं सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग बस्ती में और प्रांत प्रचार प्रमुख का दायित्व है आपके पास। आपको अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह दे करके आपका हार्दिक स्वागत करें। धन्यवाद। इसी कड़ी में अपने बीच सौरभ मिश्र जी ऐसा उपस्थित हैं। आपका तो इतना स्नेह हम सबके ऊपर बरसता है कि हम लोग पिछले अभी जयपुर में गए थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है आपकी कि आपको जब भी कॉल हम करते हैं किसी भी समस्या को लेकर के, अपने प्रचार विभाग की कोई भी समस्या रहती है, जब भी कॉल करते हैं आपकी कॉल तुरंत उठती है और उसका निदान भी हम सबको होता है। और आप इसके साथ साथ LMS के प्रमुख भी हैं और यहाँ प्रचार विभाग में आप क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख हैं। आपका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता रहता है। आपके स्वागत के लिए जितेंद्र पांडे जी से आप बुलाना चाहते हैं। आप आचार्य हैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मालवीय नगर गोंडा में और प्रांत के सोशल मीडिया प्रमुख, अवध प्रांत के सोशल मीडिया प्रमुख हैं आप। आपको अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह दे करके आपका स्वागत करें जितेंद्र पांडे जी। अच्छा, जितेंद्र पांडे उर्फ हलचल, हलचल के नाम से ये प्रसिद्ध हैं और हमेशा हलचल करते भी रहते हैं अपने प्रचार के माध्यम से। इसकी अगली कड़ी में अपने मध्य उपस्थित हैं श्रीमान उमाशंकर मिश्र जी। आप विभिन्न विद्या भारती के विभिन्न दायित्वों में आचार्य, प्रधानाचार्य, प्रदेश निरीक्षक और आज इस समय क्षेत्रीय बालिका शिक्षा प्रमुख हैं। आप भी उपस्थित हैं। आपको का स्वागत करने के लिए नरेंद्र कौशिक जी से आग्रह है। आप नरेंद्र कौशिक जी आचार्य हैं सरस्वती विद्या मंदिर पक्की बाग गोरखपुर में और प्रांत सोशल मीडिया प्रमुख हैं। आपको अंग वस्त्र देकर के आपका स्वागत करें नरेंद्र कौशिक जी। इसी के साथ परिचय का क्रम समाप्त होता है। धन्यवाद। अब हम सभी बंधुओं को माननीय संजय द्विवेदी भाई साहब, महानिदेशक भारतीय जनसंचार संस्थान, भारत सरकार, नई दिल्ली का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिसके लिए आप लोग बहुत उत्सुक हैं। माननीय द्विवेदी जी से निवेदन है कि वो आएँ और हम लोगों को अपनी वाणी से अभिसिंचित करें। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन में मुझे आमंत्रित करने के लिए विद्या भारती के सभी माननीय पदाधिकारियों का हार्दिक आभार, अभिनंदन। मंच पर उपस्थित श्रीमान नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय उमाशंकर जी, दिनेश जी, सौरभ मिश्र जी, संचालन कर रहे भास्कर दुबे जी, योगेंद्र प्रताप जी और इस सभागृह में उपस्थित आदरणीय भाइयों और बहनों, मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे दूसरी बार इस सभा कक्ष में आने और अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला है। मैं सौरभ जी का और भास्कर जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पहली परीक्षा में पास घोषित किया और दोबारा बुलाया।
कई बार ऐसा भी होता है कि पहली बार ख़राब खेल के जाते हो तो कहते दोबारा ज़रा अभ्यास करिए, ये भी हो सकता है। पर मैं मानता हूँ कि पहली परीक्षा में उत्तीर्ण रहा, इसलिए दोबारा आपने मुझे यहाँ बुलाया। ये कितनी बड़ी बात है कि 1 करोड़ लोगों से नित्य संपर्क करना, और जैसा बताया कि विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी शैक्षिक संगठन है। ये 2 बातें ही गर्व से भर देने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन जब परिवार बड़ा हो जाता है और रेंज बढ़ जाती है, कवरेज एरिया बढ़ जाता है, तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और उसको संभालने के लिए, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें किसी न किसी तंत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब तक हम छोटी संख्या में होते हैं, छोटा परिवार होता है, तो आसानी से संवाद संभव होता है। जैसे आप देखेंगे कि गांव में कनेक्टिविटी बहुत रहती है, किसके घर में कौन आया और कौन किस लिए आया ये हमें पता होता है। पर जैसे जैसे गांव बड़ा होता जाता है या गांव कस्बे या शहर में तब्दील होता जाता है, वो संपर्क कम होता जाता है। एक टर्म जो है बाज़ार के खिलाड़ियों ने इस्तेमाल किया, जिसको कहा ग्लोबल विलेज, विश्व ग्राम। अब ग्लोबल विलेज क्यों कहा होगा, मैं कई बार इसको सोचता हूँ। वो ग्लोबल टाउन भी कह सकते थे, ग्लोबल सिटी भी कह सकते थे, पर ग्लोबल विलेज शब्द का इस्तेमाल किया जब भूमंडलीकरण की अवधारणा प्रारंभ हुई 91 के आसपास, और ये हुआ कि भूमंडलीकरण हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो उसके साथ साथ ग्लोबल विलेज टर्म का भी इस्तेमाल किया गया। ग्लोबल विलेज शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया कि गांव में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, उनके रिश्तेदारों को पहचानते हैं, घर आने जाने वालों को जानते हैं, उनके व्यवसाय, उनके काम को जानते हैं। और शहरों के अंदर बगल के फ्लैट में कौन रहता है हम नहीं जानते, तो इसलिए शायद उन्होंने ग्लोबल विलेज टर्म का इस्तेमाल किया होगा। और आज की तारीख में हम सब ग्लोबल विलेज में ही रह रहे हैं। हमें चाहे अनचाहे बहुत सारे उन संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कल तक हमारी ज़रूरत नहीं थे। आज अगर आधुनिक संसाधनों का, संचार के आधुनिक उपकरणों का उपयोग हम नहीं करेंगे तो अप्रासंगिक हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, समय के चक्र को पीछे लौटाया नहीं जा सकता। कोई ये सोच ले कि प्रिंट का दौर वापस आ जाएगा, ये संभव नहीं। कोई ये सोच ले कि लोग टेलीविज़न देखना फिर से शुरू कर देंगे, ये संभव नहीं है। तो एक पूरा डिजिटल कन्वर्जेंस का इस समय चल रहा है, जिसमें पढ़ने की आदतों में बहुत भारी परिवर्तन देखने में आया है। ये 1991 का साल है, 30 साल बीत चुके हैं इस घटना को। 1991 को समझे बिना हम इस भारत में हुए बदलाव को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वो संधि काल है, संधि स्थल है 1991 का साल, जिसने हिंदुस्तान को पूरा का पूरा बदल दिया। 1990 के पहले का जो हिंदुस्तान है, 1991 का जो हिंदुस्तान है, उसके पूरे परिवेश में ही परिवर्तन आ गया। उसके चिंतन में, उसके विचार में, उसके वस्त्रों में, उसके वार्डरोब में, उसके किचन में, उसके इंटीरियर में, सब कुछ बदला है। आप कुछ भी नहीं, 30 साल बड़े अद्भुत किस्म के साल हैं। जबकि हिंदुस्तान में कहा जाता है कि बहुत दिनों दिनों पर लोग बदलते हैं और सदियां लग जाती हैं, 100 साल गुजर जाते हैं, हिंदुस्तान वैसे का वैसा बना रहता है। पर इन 30 सालों का जब आप पलट के आकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी गति के साथ परिवर्तन इन 30 सालों में संभव हुए, इन 3 दशकों में, इतने परिवर्तन कभी भी संभव नहीं हुए थे किसी भी समय में। तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत किस्म का ये समय है। अब इसमें हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी क्या है, जो परंपरा से भी जुड़े रहना चाहते हैं, अपनी भाषाओं से भी जुड़े रहना चाहते हैं, अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहना चाहते हैं और आधुनिक समय की उपेक्षा भी नहीं करना चाहते। हम समय के साथ चलना चाहते हैं पर अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते। यही तो हमारी चिंता है। हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते। हम परिवर्तन करेंगे, अपने विचार में परिवर्तन करेंगे, अपने संचार के साधनों में नए जो संसाधन आ रहे हैं उनका उपयोग करेंगे, पर जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी सैद्धांतिकी है, जो हमारा पिंड है, जो हमारी चिति है, दीनदयाल इसको चिति कहते हैं, जो हमारी चिति है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि युगानुकूल परिवर्तन करना ये गलत नहीं है, ये अपेक्षित है।
करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे और एक बहुत बड़ा परिवार आपका सूचना वंचित समाज के रूप में बदल जाएगा, जिसके पास सूचनाएं नहीं हैं। क्योंकि देखिए, ये सूचनाओं का ही समय है। जिसके पास जितनी अधिक सूचनाएं हैं वह उतना समृद्ध, उतना जागृत, उतना चैतन्य समाज है। इसलिए सूचना वंचित होना और सूचना वंचित करना अपने लोगों को, दोनों एक तरह का अपराध ही है। पर वो कौन सी सूचनाएं पहुंचेंगी? कि सूचनाओं की तो बमबारी है। कौन सी सूचनाएं पहुंचाना? जिस सकारात्मकता की बात कही आपने, कि ऐसी सूचनाएं पहुंचाना जिससे समाज को संबल मिले, ऐसी सूचनाएं पहुंचाना जिससे समाज को ताकत मिले, समाज में निराशा खत्म हो, समाज में अवसाद खत्म हो, समाज में प्रेरणा पैदा हो और समाज आगे बढ़ने के लिए उद्यत हो, ऐसी सूचनाएं पहुंचाना। क्योंकि देखिए, 1991 के जो साल हैं ये बदले हुए साल हैं। ये साल सिर्फ सूचना के साधनों में परिवर्तन के साल नहीं हैं, बल्कि एक आकांक्षावान भारत के उदय के भी साल है। एक आकांक्षावान भारत उदित हो रहा है, जो निराश नहीं है, जो हताश नहीं है, जो अपने सपनों में रंग भरना चाहता है। आज आप गांव की तरफ जाइए और साइकिलों से स्कूलों की तरफ जाते हुए लड़कियों को देखिए। ये बदलता हुआ भारत है। ये ऐसा भारत है जिसमें अभिभावक भी बदले हैं, जिसमें परिवार भी बदले हैं, जिसमें माता पिता बदल गए हैं, जिसमें अब वो अपनी संततियों को आकाश छूने की आज़ादी दे रहे हैं। वो चाहे लड़कियां भी क्यों ना हो, वो चाहते कि वो जाएं और अपने सपनों को पूरा करें। उनकी कामनाएं बड़ी हो गई हैं। अब वो सिर्फ सुबह शाम की रोटी का जुगाड़ करके संतुष्ट होने वाला समाज नहीं है। वो अपनी आकांक्षाओं में, अपने सपनों में बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहा है। इसलिए आप देखते हो, सामान्य से सामान्य जो अभिभावक है वह भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में अच्छी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहता है। ये एक बदलता हुआ भारत है। इस भारत को अगर जब हम समझते हैं, उसकी आकांक्षा को जब हम समझते हैं, तब हमारे संचार की प्रक्रिया ज़्यादा प्रभावी होती है। क्योंकि देखिए, हम सभी संचारक हैं, हम सभी संचार करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संचार नहीं करता। और शिक्षक से बड़ा संचारक कौन है? अपनी क्लास के तो वो बादशाह है। अपनी कक्षा में शिक्षक राजा होता है, बादशाह होता है। वह अपनी कक्षा में बैठे हुए अंतिम छात्र तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, ये उसकी चुनौती है। आज हम बगल में बैठे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते। घरों के अंदर 4 लोग हैं तो चारों मोबाइल पर व्यस्त हैं। संवाद की हालत ये, सबने सिर झुका रखे हैं, सब मगन हैं। तो आप ये देखिए कि बातचीत तो बहुत बढ़ गई है, पर संवाद घट गया है। बातचीत बहुत हो रही है, हम लगातार मोबाइल पर हैं, किसी को संदेश दे रहे हैं, किसी संदेश ग्रहण कर रहे हैं, कोई संदेश आ रहा है, कोई संदेश जा रहा है। पर संवाद जिसमें 2 लोगों की सक्रिय सहभागिता होती है, जिसमें हम अपने आप को भी बदलते हैं और सामने वाले से भी सीखते हैं, जिसमें एक दूसरे के प्रति ममत्व प्रेम पैदा होता है, उस तरह का जो संवाद है वह कम हुआ है। ये कैसे बढ़ सकता है? इसको जीवंत कैसे बनाया जा सकता है? इस पर विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप सब संचार का काम देखते हैं, कम्युनिकेशन का काम देखते हैं, ये देखना पड़ेगा। और संचार वही सार्थक है जिसमें लोक मंगल हो, जिसमें लोगों के कल्याण की भावना हो, जिसमें लोगों को सुख देने की भावना हो। जैसे अभी देखिए, पिछले दिनों कोरोना का समय आया, बहुत बुरा वक्त गुजरा हमारे सामने। पूरे 2 साल शिक्षा वालों को तो ज़्यादा पता होगा, हम लोग तो उतना नहीं समझते, पर जो शिक्षक हैं, जो विद्यालय चलाते हैं, उनको तो पता होगा कि विद्यालयों का क्या हुआ और ये 2 साल की जो पीढ़ी है उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ उसके नाते। अब आप देखिए, उस समय भी संचार माध्यमों ने एक भूमिका अपनी निभाई। कुछ संचार माध्यम आग लगाने में लगे थे, कुछ संचार माध्यम ऐसा दृश्य उत्पन्न कर रहे थे कि आदमी उस दृश्य को देख के ही मर जाए। भय का संचार कर रहे थे, भयाक्रांत कर रहे थे समाज को। कुछ संचार माध्यम आपको प्रेरित कर रहे थे, संबल दे रहे थे। डॉक्टरों के पैनल्स को बिठा रखा था, डॉक्टरों से चर्चाएं कर रहे थे और कैसे आप अच्छी और बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, कैसे इस कठिन समय को जूझ करके आप निकल सकते हैं, इस तरह का संबल देने का भी काम कर रहे थे। तो दोनों तरह की हमारी भूमिकाएं हैं। एक संवाद से हमारा मन टूटता है, एक संवाद से हमें जीने का हौसला मिलता है। एक संवाद हमें प्रेरित करता है, एक संवाद हमें कहता है कि हम अभी छत से कूद जाएं, कल कोरोना आए इसके पहले ही मर जाएं। तो आपने एक बहुत बड़े पत्रकार ने लिखा उस दौरान कि जो मौतें हुई
कोरोना के दौरान, उसमें ज़्यादातर लोग जो है तन के कोरोना से नहीं मरे, ज़्यादातर लोग मन के कोरोना से मर गए, क्योंकि इतना भय और इतना आतंक कुछ माध्यमों ने पैदा किया, जिसके नाते लोगों के अंदर भय पैदा हो गया और भविष्य की तरफ उम्मीद से देखने के बजाय वो बड़ी नाउम्मीदी में चले गए। और इस नाते इसको हमको देखना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन की शक्ति क्या है, कम्युनिकेशन का सकारात्मक इस्तेमाल कैसे करना। मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि देखिए, अगर आपको आज के समय में अपने संवाद को आगे लेकर के जाना है तो डिजिटल माध्यमों की उपेक्षा बहुत भारी पड़ेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम जिस जगह बैठे हुए हैं, ये परम श्रद्धेय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया उच्च तकनीकी डिजिटल सूचना संवाद केंद्र है, इसमें डिजिटल लिखा हुआ है, यानी लक्ष्य पथ स्पष्ट है हमारा कि हमें संवाद डिजिटल माध्यमों से करना है, पर डिजिटल माध्यमों पर बहुत सतर्क संवाद करना है, क्योंकि देखिए डिजिटल की सवारी आसान नहीं है, ये बड़ी खतरनाक भी है, कई बार भारी भी पड़ जाती है। कुछ तथ्यों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल की शक्ति क्या है, डिजिटल किस तरह से पेनिट्रेट कर रहा है, किस तरह से उसने हमारे जीवन में घुसपैठ की है। आपको अंदाज़ा और कल्पना नहीं होगी कि एक दिन में सोशल मीडिया यूजर्स के द्वारा 3.2 बिलियन यानी 320 करोड़ से ज़्यादा फ़ोटोज़ को शेयर किया जाता है। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, 320 करोड़ से ज़्यादा फ़ोटो शेयर होते हैं। और हम खुद ही कह रहे हैं कि हम खुद 1 करोड़ लोगों के बीच जाते हैं रोज़। सर ने कहा अभी एक दिन में फेसबुक पे 8 बिलियन यानी 800 करोड़ से ज़्यादा वीडियो देखे जाते हैं। वीडियो की शक्ति को आप समझिए। अब अगर आपको अपने माध्यम को प्रभावी बनाना है तो आपको वीडियोज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये समय जो है 3V का है, 3V दुबे जी। पहला V है वीडियो, मतलब वीडियोज के साथ बात करें, वीडियोज बहुत संक्षिप्त होने चाहिए, 1 से 2 मिनट। अगर 1 मिनट का वीडियो आप बना ले तो माशाअल्लाह, उससे अच्छी कोई बात नहीं। 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट के बाद कोई देखता नहीं है। लोग बड़ी गति में हैं। आप कभी इस टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठिए, आपके हाथ में बेरहम रिमोट हो, आप आधे घंटा कोई चैनल देख के दिखा दीजिए, नहीं दिखा सकते। बेचैन आत्माएं हैं। ऐसे ही मोबाइल है, हमारे पास एक चमकती हुई स्क्रीन है, स्मार्ट मोबाइल है, हम ठहर नहीं सकते। आप समझिए 1 मिनट ठहर जाएं तो ऊपर वाला खुश हो जाता है कि क्या कंसंट्रेशन इस आदमी की, 1 मिनट तक एक वीडियो को देख रहा है, क्या बात है भाई, इसको पद्मश्री मिलना चाहिए। मतलब टाइम जो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन का है, ठहराव नहीं है व्यक्ति के पास, बड़ी गति में है वो। इस नाते बहुत छोटे वीडियोस पर काम करने की ज़रूरत है। अपने मैसेजेस को 1 या 2 मिनट के वीडियोस में आप देने का प्रयास करेंगे, वो ज़रूर देखे जाएंगे और बड़े प्रभावी माध्यम के रूप में उभरे। पहला V है मिश्रा जी। दूसरा V है वॉइस। आपने देखा होगा लोगों ने टाइप करना बंद कर दिया। पहले लोगों ने लिखना बंद किया, आदरणीय नरेंद्र जी तो लिख रहे हैं, कुछ लोगों ने लिखना बंद कर दिया। अब लिखना बड़ा मुश्किल है। कलम तभी निकालते हैं जब चेक पर दस्तखत करनी होती है, और थोड़े दिनों में जिस तरह से डिजिटल इकोनॉमी का समय बढ़ रहा है, वो दस्तखत करना ही भूल जाएंगे, ऐसा लग रहा है। अभी हमारी संस्थान में डिजिटल सिग्नेचर बना दिया गया। तो किस तरह से डिजिटल आपको वो करता है। फिर डिजिटल ने एक व्यवस्था आपको दी कि आप बोल करके टाइप करिए। चलो आप टाइपिंग भूल जाओगे, थोड़े दिन लिखना तो भूल ही जाओगे, टाइपिंग भी भूल जाओगे। वो कहता है कि और आलसी बन जाओ और निकम्मे बन जाओ, एक टाइपिंग आती है वो भी भूल जाओ, तो बोल करके टाइप करो, आपका बोला हुआ टाइप हो जाता है। बोला हुआ टाइप के होने के नाते वॉइस की बहुत बड़ी ताकत बढ़ गई। आप देखिए कि रेडियो कैसे रिफॉर्म होकर आया वापस। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो विश्व के बहुत स्मार्ट मीडिया के प्रयोगकर्ता हैं, जिन्होंने खुद का एक मीडिया खड़ा कर लिया, उनको किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं, वो खुद अपने आप में एक मीडिया है। उन्होंने जब मन की बात करनी हुई तो टेलीविज़न पे नहीं गए, अखबारों पे नहीं गए, वो रेडियो पे गए। क्यों कि रेडियो की रेंज देखिए आप, पहाड़ पर भी, तालाब पे भी, खेत में भी, पेड़ पे भी रेडियो कहीं भी सुना जा सकता है, पहाड़ पे भी, जंगलों में भी, वो नॉर्थ ईस्ट में भी, कश्मीर में भी, कन्याकुमारी में भी, अटक में भी, कटक में भी। मैंने उसकी रेंज बहुत है, इसलिए वो रेडियो पे गए। यानी वॉइस की ताकत को उन्होंने समझा। क्योंकि देखिए जो साक्षर व्यक्ति नहीं है
उसके लिए अखबार का कोई मूल्य ही नहीं है। आपने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा पर उसको पढ़ना नहीं आता, आप उस अखबार उस लिखे हुए शब्दों का क्या करेंगे? हम तो वैसे भी श्रुति स्मृति की परंपरा के देश हैं। हमारे यहाँ तो सुनने का ही अभ्यास है, पढ़ने लिखने वाले तो हम कभी थे ही नहीं। हमारे गुरु ने हमें बताया, हमने याद रखा, अगली पीढ़ी को बता दिया, क्योंकि स्मृति चैतन्य देश था, स्मृति संपन्न देश था, अपनी स्मृतियों में ही जीने वाले देश था। इसलिए हमारे वेदों को भी स्मृति कहा गया। वो लिखे नहीं गए हैं, बाद में ताड़पत्र और कागज वागज, ये तो बहुत बात की बातें हैं। पहले तो हम स्मृति संपन्नता से ही भरे हुए लोग थे, हमें सब कुछ याद रहता था और हम अपनी अगली पीढ़ी को दे करके जाते थे, अगली पीढ़ी उसमें भी कुछ जोड़ के जाती थी। तो आप ये देखिए कि दूसरी जो ताकत है वॉइस है, कि आपको वॉइस के माध्यम से अपनी बात कहनी पड़ेगी। छोटे छोटे वॉइस मेल भी आप लोगों को भेज सकते हैं जिसमें संदेश हो कुछ। जैसे मैंने भी देखा कि तमाम संगठन जो है वॉइस पे काम कर रहे हैं, 1-2 मिनट के उन्होंने वॉइस के मैसेजेस भेजे हैं, बड़े सुंदर मैसेजेस भेजे। तीसरी जो शक्ति है वो है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब है कि भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाओं में बहुत ही बड़ा, आप उसको खराब शब्दों में कहें बाजार कह लें, अच्छे शब्दों में कहें तो पाठक और श्रोता वर्ग कह लें, तो बहुत बड़ा मार्केट एक वर्नाकुलर लैंग्वेज के पास है कि हम भारतीय भाषाओं में काम कर सकते हैं, बोलियों में भी अपनी काम कर सकते हैं। जैसे अवधी में कर सकते हैं, भोजपुरी में कर सकते हैं, बुंदेली में कर सकते हैं। तो एक बोलियों की भी शक्ति है, उनमें भी अपने मैसेजेस को हम बना सकते हैं। तो एक दिन में 8 मिलियन यानी 800 करोड़ वीडियो अगर देखे जा रहे हैं तो वीडियो की शक्ति का पता चलता है कि यह समाज वीडियो ही देख रहा है। ठीक है, यह समाज सुन रहा है, उतना पढ़ नहीं रहा है। इसको आप ध्यान रखिए। और एक इंटरनेट यूजर के पास लगभग 9 सोशल मीडिया अकाउंट हैं। यह भी अपने आप में एक जादुई बात है कि आप सोशल मीडिया की उपेक्षा भी नहीं कर सकते। इसके बिना संवाद बेमतलब हो जाएगा, किसी प्रकार के कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर आप सोशल मीडिया पर अनुपस्थित हैं। सोशल मीडिया पे उपस्थिति का मतलब है कि आप जीवंत हैं, जागृत हैं और जिंदा हैं। पुराने ज़माने में लोग, आजकल भी जिनकी पेंशन है वो प्रमाण पत्र, जीवित प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं, क्योंकि जिंदा है इसलिए पेंशन आगे बनती है। फिर ऐसे ही अगर आप जिंदा हैं तो आप सोशल मीडिया पे हैं, आप ये समझिए, क्योंकि समाज को आपकी परवाह नहीं है। जिस दिन आप सोशल मीडिया से अनुपस्थित हो गए, समाज मान लेगा कि आप जीवित तो हैं, सांसें चल रही हैं, पर भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कुछ कहते ही नहीं ना कुछ सुनते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनाने वाले जो शुरुआती लोग हैं उसमें से 18 से 29 साल के लोग होते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में एक बहुत बड़ा ट्रेंड भास्कर जी देखने में आ रहा है कि अब 50 से 64 वर्ग के लोग, 64 आयु वर्ग के लोग, 50 to 64, वो सर्वाधिक फेसबुक पर सक्रिय हैं। नरेंद्र जी, टाइम अपना आ गया है अपना टाइम आएगा ना, गाना है पिक्चर में, कि अभी ये देखा गया, पहले नौजवान उस पर सक्रिय रहते थे, पर स्मार्टफोन्स के आने के बाद इस काम की सरलता की, क्योंकि देखिए फ़ोन खुद बताता कैसे करना। आप देखेंगे जो सबसे छोटा बच्चा है वो फ़ोन पर सबसे ज़्यादा स्मार्ट होता है। आपका बच्चा आपको डिक्टेट करता है, पापा ऐसे करो, पापा ऐसे करो, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे अब बुज़ुर्गों ने भी इसको पकड़ लिया। तो अभी जो है, जो लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं उसमें 50 से 64 वर्ष के जो लोग हैं वो सर्वाधिक जो है फेसबुक का इस्तेमाल इस समय कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक दिन में, आप कल्पना करिए कितने मिनट बिताता होगा। औसत है ये तो भाई, हो सकता है कुछ 12 घंटे बैठा रहें, क्योंकि मना थोड़ी कह सकते हो, रात दिन उसी बैठे रहिए क्या उनके। जैसे पहले लोग माला लेके बैठे रहते थे, राम 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 राम, कितनी माला फेरी, ऐसे कितनी बार स्क्रीन चेक किया। आंकड़े आ रहे हैं कि 111 बार मिनिमम पर डे एक आदमी स्क्रीन चेक कर रहा है। और एक व्यक्ति औसतन प्रतिदिन लगभग 145 मिनट सोशल मीडिया पर बिताता है। 145 मिनट, 1.5 घंटे के आसपास का आंकड़ा है, पर यह गलत आंकड़ा है, ये औसतन है। ज़्यादा है, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा होगा। दुनिया भर में सोशल मीडिया यूजर्स की जो संख्या है वो 3 अरब 99 करोड़ हो गई है। 3 अरब 99 करोड़, जो दुनिया की आबादी का 51% है। 51% के मतलब को समझिए क्या होता है। जब 51% शेयर किसी कंपनी में आपका हो जाता है, कंपनी आपकी हो जाती है। यानी अब ये जो संचार की दुनिया है, संचार नाम की जो मीडिया कंपनी है,
कम्युनिकेशन की दुनिया है, ये अब सोशल मीडिया वालों की हो गई है, क्योंकि 51% उनके शेयर हो गए। और अगर एक अद्भुत आंकड़ा नरेंद्र जी बता रहा हूँ, नरेंद्र जी भाई साहब एक अद्भुत आंकड़ा बताता हूँ। अगर सोशल मीडिया पर जितने लोग दुनिया भर के अंदर सक्रिय हैं, उन सब का जोड़ दिया जाए वक्त कि एक दिन में सोशल मीडिया पे सब लोग मिलकर कितना धमाल मचाते हैं, तो हर दिन 10 लाख साल के बराबर, हर दिन 10 लाख साल के बराबर हम सोशल मीडिया पे खर्च करते हैं। 10 लाख साल के बराबर वक्त सारे मिलके, ये 51% लोग, मतलब सोशल मीडिया यूजर्स हर दिन 10 लाख साल के बराबर सिर्फ सोशल मीडिया पे खर्च करते हैं। अब आप बताइए कि इसके बिना काम चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो आपको इसकी स्मार्ट हैंडलिंग समझनी पड़ेगी। 8 फरवरी मतलब फरवरी 2022 तक भारत में 658 मिलियन यानी लगभग हो जाएगा 60 करोड़ 58 लाख एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हिंदुस्तान के अंदर हो चुके हैं। फरवरी 22 तक के आंकड़े अभी आए नहीं, उसके बाद के 60 करोड़ 58 लाख एक्टिव इंटरनेट यूज़र जो है हमारे देश में हो चुके हैं। इन यूजर्स में 40 करोड़ 67 लाख लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। इन लोगों में 81% लोग व्हाट्सएप पर और 76% लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे। ये अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के परिवर्तन की बानगी है कि किस तरह से हमारी कम्युनिकेशन की दुनिया बदल गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग सर्वाधिक फेसबुक पर वक्त बिताते हैं। सबसे लोकप्रिय माध्यम भारत का फेसबुक है, जो भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है। सोशल मीडिया का कुल 78% जो ट्रैफिक है वो फेसबुक से आता है। ट्रैफिक का मतलब जो लोग उस पर आते हैं, 78%, 78%। इंस्टाग्राम का 5% और यूट्यूब का 3.2% ट्रैफिक शेयर हिंदुस्तान में है। ये मैंने आंकड़े आपको इसलिए बताए कि ये बदलती हुई मीडिया की कहानी है कि हमारा दर्शक, हमारा पाठक, हमारा रीडर कहाँ पे है, कहाँ पे उपस्थित है। और एक बहुत ही बदले हुए समय में हमने प्रवेश कर लिया है, क्योंकि देखिए हमारे पास ज़रूर हम तकनीक के मामले में बाकी देशों जैसे संपन्न नहीं हैं, अमेरिका ब्रिटेन जैसे वो नहीं है, पर इस मामले में उपयोगकर्ताओं के मामले में हम बहुत ज़्यादा बढ़त पे हैं। अब ये अपने आप में एक तरह की चुनौती भी है, क्योंकि इससे देखिए फेक न्यूज़ फैलाना, हेट न्यूज़ फैलाना उतना ही आसान हो गया जिसकी बात अभी आप कह रहे थे, क्योंकि ये संसाधन तो लोगों तक पहुंच गए हैं, लोगों ने उसका, लेकिन देखिए मोबाइल मेरे पास होने का मतलब नहीं है कि मैं मीडिया लिटरेट भी हूँ। जैसे मेरे पास कार है मतलब थोड़ी मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, मेरे पास मोटरसाइकिल है ज़रूरी नहीं कि मुझे उसकी ड्राइविंग आती हो, मेरे पास मोबाइल है पर ज़रूरत नहीं कि मैं मीडिया लिटरेट भी हूँ। तो लोगों को मीडिया लिटरेट बनाने की बहुत ज़रूरत है। ये पूरी कार्यशाला है, ये बेसिकली मीडिया लिटरेसी पे ही तो केंद्रित है। हम लोग आपको मीडिया लिटरेट बनाना चाहते हैं कि मीडिया को आप समझिए, मीडिया का आप इस्तेमाल करिए। अभी क्या हो रहा है, मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है। हम क्या हैं? हम सर्विस प्रोवाइडर नहीं हैं, हम सेवा प्रदाता नहीं हैं, हम उपभोग करता हैं। पूरा हिंदुस्तान जो है इस सोशल मीडिया को उपभोग करता है, उपयोग करता है, वो इसका सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। और जब तक कोई भी देश सेवा प्रदाता से सेवादाता में न बदल जाए, उसकी कोई भूमिका नहीं है। हमें सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका को बदलने की तरफ बढ़ना है कि हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बने, ना कि हम सिर्फ उपभोगकर्ता बने उसके। आज हम सिर्फ उसके उपभोगकर्ता हैं। ये सारे जो माध्यम हैं किसके पास हैं, किसके हैं? आप देखेंगे कि कोई जुकरबर्ग के पास है तो कोई किसी के पास है, कोई किसी, हमारा कोई माध्यम नहीं। इसमें कोई हिंदुस्तान की कंपनी नहीं है, कू को छोड़ के सब बाहर की कंपनियां हैं। अब आप देखिए इसके धंधे को, देखिए
आपका डाटा वाटा बेच रहा हो तो अलग कहानी है, पर एक आप मैगज़ीन भी निकालते हैं, एक अखबार भी निकालते हैं, कोई व्यावसायिक रूप से उसमें खर्चे करते हैं, राइटर को पैसे देते हैं, फोटोग्राफर के लिए कुछ पेमेंट करते हैं, पेज बनाने वाले कुछ पैसे देते हैं, करते हैं ना मिश्रा जी, देती हूँ। पर अब आप फेसबुक देखिए, उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, उसने प्लेटफॉर्म बना दिया, उस प्लेटफॉर्म पर फोटो फ्री, हम सब कुछ उसको दे रहे हैं, अपने फोटोग्राफ्स दे रहे हैं, अपनी राइटिंग, अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं, अपनी कहानियां, सब कुछ फ्री में। कमा कौन रहा है? आप कमा रहे हो क्या? वो कमा रहा है। हमारी प्रतिभा, हमारा संचार, हमारी व्यवस्था, हमारी खबरें, कमा कौन रहा है? वो कमा रहा है। पर क्योंकि हमने अपनी व्यवस्थाएं खड़ी नहीं की, इसलिए हम दूसरों के आंगन में जाके नाच रहे हैं और हमें लग रहा है बहुत अच्छा काम हो रही है भाई। ये भी एक चिंता की बात है, ये मतलब अपने विषय संबंधित नहीं है, पर एक चिंता की बात है कि हम कब तक जो है कंज्यूमर बने रहेंगे। तो ये बड़े लोगों के सोचने की बात है, जो सरकारों में बैठे हुए लोग वो सोचेंगे कि किस प्रकार हम अपनी स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा दे सकें अपने, जो क्योंकि हमारा स्वदेशी का भी आग्रह रहता है। तो क्योंकि विद्या भारती जैसा संगठन, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की जो उपस्थिति होनी चाहिए समाज में, वो किस माध्यम से होगी? जाहिर है संचार के माध्यमों से होगी। तो आपको सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको हम अपनी कहानी कहना चाहते हैं। अगर आप प्रवेश से संबंधित सूचनाएं दे रहे हैं तो विद्यार्थी और अभिभावक आपका टारगेट ऑडियंस है। अगर आप सूचनाएं प्रेस रिलीज जारी करना चाहते हैं तो पत्रकार आपका टारगेट ऑडियंस होंगे। और विद्या भारती के सामाजिक कार्य और उसकी जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी अगर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो पूरा समाज ही आपका टारगेट ऑडियंस है। तो इन सब माध्यमों का आप इस्तेमाल करते हुए अपनी सूचनाओं को भेजिए। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने वेबसाइट बना रखी है, अपने वो बना रखे, इंस्टाग्राम पेज भी है शायद, है ना। तो सब माध्यमों पर विद्या भारती सक्रिय हो गया है। अब इन माध्यमों के सक्रिय और सही इस्तेमाल की जानकारी आप समझिए कि कैसे इस्तेमाल करना, हैशटैग की ज़रूरत क्यों हैशटैग लगाना ज़रूरी है। आप जितने लोग हैं सब मिल कर के अभी एक कॉमन हैशटैग के साथ अगर अलग अलग स्थानों से वो करते हैं तो शाम तक वो शायद वो ट्रेंड में बदल जाए, ट्रेंडिंग हो जाए उसके। तो व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ट्विटर का, एक इंस्टाग्राम का एक सक्रिय इस्तेमाल, सही इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं वो भी देखना है। और बहुत प्रचार के लोभ में फंसने की आवश्यकता भी नहीं है। हम जैसे संगठनों को जितनी आवश्यकता उतना ही बताना, हम कोई राजनीतिक दल थोड़ी है। जितनी आवश्यकता है, जितने से हमारा काम चलता उतना, हम दिन भर में 20 ट्वीट करें, आवश्यकता नहीं है। हम वो बताएं जिससे हमारी छवि अच्छी हो। अभी देने की सूचना को 1 घंटे बाद दें, परख करके दें, प्रतिक्रिया में बिल्कुल न फंसें, क्योंकि प्रतिक्रियाओं को देने लेने में हमारा अपना कई बार मामला बिगड़ जाता है। और जब विवादित विषय हो तो उसको चर्चा करके ही दें, क्योंकि हम एक शैक्षिक संगठन है, हमारी एक मर्यादा है। हम राजनीतिक दलों की तरह जाके लड़ नहीं सकते मैदान में, ना हमारी उतनी क्षमता है, ना हमें इसकी आवश्यकता है। हमें अपना पक्ष रखना है, अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखना है और थोड़ा विचार करके रखना है। तुरंत उत्तेजना में आके कुछ लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, उसके भविष्य में नुकसान होते हैं। अपने पूर्व विद्यार्थियों की सफलताओं का एक आप कर सकते हैं, करते भी होंगे आप। मीडिया को अवगत कराएं कि आपके विद्यार्थी आज कहाँ हैं। मैं स्वयं, आप रामबाग से आए हैं, मैं स्वयं रामबाग शिशु मंदिर का विद्यार्थी हूँ, तो मैं भी एक विद्या भारती का एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर हूँ कि नहीं दुबे जी? एकदम, है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब रामबाग बस्ती का नाम लिया गया तो मुझे बड़ा आनंद आया कि दो हमारे विद्यालय से भी आए हुए। तो अपने जो पूर्व विद्यार्थी उनकी सफलताओं के बारे में बताइए, लोग जान पाएँ कि विद्या भारती का समाज के लिए अवदान क्या है। आपने एक संकट सामने खड़ा हुआ, उस समय आपने अपने विद्यार्थियों को आगे किया, इसको प्रक्रिया बनाइए। और मुझे पता है पुरातन छात्र सम्मेलन होते हैं, आप करते हैं, इसलिए आपकी पत्रिका भी, इसमें सक्सेस स्टोरी छापी है 1 पेज की, हर बार एक बच्चे की। हम अपने आईएमसी की, जो आईएमसी न्यूज़ मैगजीन बुलेटिन निकालते हैं आईएमसी की, उसमें हमेशा 1 पेज हम सक्सेस स्टोरी देते हैं किसी बच्चे की, क्योंकि तमाम सारे एडिटर्स आजकल रवीश कुमार से लेकर के सुधीर चौधरी सब हमारे विद्यार्थी हैं, तो हम उन सब की स्टोरी छापते हैं। तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाए, क्योंकि आपसे कहा वीडियो की ताकत अलग ही है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। देखिए आप कितने भी आप कंटेंट लिख लो, 2 पन्ना किताब लिख लो, 100 पेज की, क्यों पढ़ाता नहीं आजकल। तो जो 2 मिनट का वीडियो कर देगा
वो 200 पेज किताब नहीं कर पाएगी, क्योंकि 200 पेज किताब पढ़ने के लिए बड़ा धैर्य, बड़ा वो अनुशासन चाहिए। मैं खुद एक किताब लेके कल चला सर, गीतांजलि श्री की रेत समाधि, जिसको भी बुकर मिला। अब मुझे इसको किताब पढ़ते हुए नींद आ गई। किताब खराब मैं नहीं कह रहा हूँ, किताब तो पुरस्कृत हो चुकी है, अच्छी ही होगी, पर मेरी क्षमता 10-12 पन्ना से एक बार में पढ़ने की नहीं है, नहीं रह गई है, क्योंकि इतनी चमकती स्क्रीन्स के बीच में किताबें और शब्द बड़े भारी भरकम नज़र आते हैं आजकल। और वैसे भी हमने कहा कि हम श्रुति स्मृति वाले लोग हैं कि कथा तो 3 घंटा सुन लेंगे, पर 10 पन्ना पढ़ने में सिर दर्द हो जाता है। और कथाओं में भी देखिए हम कितने सारे अभ्यास करते हैं। अब कथाएं सिर्फ कथाएं नहीं हैं, अब कथाओं में भी पंडित थोड़ा विश्राम लेते हैं, थोड़ा म्यूजिकल करते हैं, थोड़ा सा बीच में ताली वाली बजवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं पता चला आधे तो सो ही जाएंगे, क्योंकि कब ब्रह्मलीन हो जाए व्यक्ति वही जानता है, ध्यान में चले जाएगी। तो इसलिए वीडियोस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। नामांकन अभियान जब आपके चलते होंगे, उसमें अखबारों और उसमें कैंपेन चला सकते हैं, सोशल मीडिया का, लेकिन उपयोग बहुत बुद्धिमानी से हमें करना। मैं बार बार एम्बार्गो लगाता हूँ कि भैया बड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इसमें क्या हम प्रतिक्रिया में पड़ जाते हैं। सामने वाला कह रहा है तो मैं भी ये कह दूँ ना, बिल्कुल मत कहिए, उसको कहने दीजिए। भाई किसी भी सांड से टकराने की आवश्यकता नहीं है, उसको रास्ता दीजिए, जाइए प्रभु आप जाइए, पहले आप जाइए, हम बाद में निकल जाएंगे। या तो हमारे पास इतना अवकाश हो, या हमारे पास इतनी क्षमता हो, या हम निरंतर उस युद्ध में कूदना चाहते हो। अगर हम युद्ध निरंतर नहीं कर सकते तो शांत रहने में ही भलाई है। तो इसलिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर तत्काल प्रतिक्रिया का जवाब न दें, प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिए। कोई कह रहा भाई साहब आपके एडमिशन कब शुरू हो रहा है, ये तो बता ही दीजिए कि नहीं अब तला सोच ली, पूछ ली, तब बताए, ये तो आपको पता ही होगा। तो प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिए, पर षड्यंत्रों में मत फंसिए, क्योंकि उसमें बहुत समय जाया होता है। मान लीजिए किसी विषय पर अपने को समाचार लिखना है, हमें आप तो एक ध्यान में एक रूपरेखा बना लीजिए, उसकी पूर्व पर संबंध का थोड़ा पालन करिए, न्यूज़ का जो स्ट्रक्चर उसको फॉलो करिए, क्योंकि जितनी अच्छी कॉपी होगी उतनी आसानी से छपेगी। दुबे जी हमारे बहुत सुंदर कॉपी भेजते हैं, बहुत ही अद्भुत, खट से आदमी एडिट ही नहीं करनी पड़ती। जितना कम काम संपादक या रिपोर्टर करना पड़ेगा, उतनी जल्दी वो कॉपी छपेगी, आप समझ लीजिए। अब उसका काम आप करके देंगे तो ठीक है, हेडिंग लगा के बकायदे सब करके फ़ोटो फाटो लगा के बिल्कुल भेजिए। उनको जितना न्यूनतम काम रहेगा उतनी जल्दी आपकी कॉपी छप जाएगी। पुनरावृत्ति का दोष से बचिए, जो ऊपर कह दिया फिर नीचे कह रहे हैं, फिर दोहरा रहे हैं उसको, उस सब चीज़ों से बचना चाहिए। और ना अनावश्यक विस्तार दीजिए, ना अनावश्यक उसमें पढ़िए विस्तार में। और भाषा तो सरल सहज होनी चाहिए। सबको पता है भाई कि हम अखबार में लिख रहे हैं, ये कोई एक्सक्लूसिव मैगजीन नहीं है, कोई रिसर्च जर्नल नहीं है। सामान्य भाषा का इस्तेमाल करें और छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। देखिए छोटे वाक्य लिखना सबसे कठिन है, सबसे कठिन है छोटे वाक्य लिखना। आदमी कहता तो है कि मैं बड़ी सरल भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, करके दिखाइए। एक एप्लीकेशन लिखते समय हम कितने क्रिटिकल हो जाते हैं। परम आदरणीय श्री भास्कर दुबे जी, नीचे आपका आज्ञाकारी। अरे भाई आराम से, आराम से। और हम बातचीत कैसे करते हैं? बातचीत बड़ा सहज करते हैं। और भाई साहब क्या हाल है, कैसे हैं, क्या चल रहा है परिवार। तो जैसा हम बोलते हैं वैसा लिखना बहुत कठिन है। हमारे समय के बहुत बड़े कवि भवानी प्रसाद मिश्र, वो कहते थे जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख, जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख, और उसके बाद मुझसे बड़ा तो दिख। क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा लिखना आसान। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, जब मैं इसको टाइप करने बैठूंगा तो क्रिटिकल हो जाऊंगा थोड़ा सा। मुझे लगा अब ज्ञान झाड़ ही दो, ऐसा लिख दो कि प्योर समझ ना पावे। तो मेरा कहना है कि बहुत सरलता सहजता के साथ जो संवाद है वही संवाद लोगों के गले उतरता है। तुलसीदास क्यों अभी तक भुलाए नहीं जा सके इतने सालों के बाद भी, अकबर के टाइम के कवि? इसलिए कि सहज संवाद है, सरल संवाद है। और सहज और सरल फिल्में क्यों इतनी लोकप्रिय हैं कि सरलता से बात करती हैं, सहजता से बात करती हैं। एक फिल्म मेकर इतना लोकप्रिय इसलिए हो जाता है कि वो सहजता से सहज संवाद दिखता है। उसका पात्र जैसा वैसे ही बोलता है, उसका पात्र नाटक नहीं करता। अगर वो सामान्य बुनकर जुलाहा तो उसी भाषा को बोलेगा। तो ऐसे ही हमें सामान्य सरल भाषा का इस्तेमाल करना आना चाहिए। सरल भाषा होने का मतलब सस्ता होना नहीं है, ये भी समझिए। सरल भाषा का मतलब है कि जिसको लोग ग्राह्य कर सके। कम्युनिकेशन की दुनिया है, आपको संवाद बनाना है लोगों से, ना कि संवाद को रोकना है, संवाद को ब्रेक करना है। और कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने अच्छा इंट्रो बना लिया, अच्छी हेडिंग लगा दी, खबर कौन रोक लेगा? कोई नहीं रोक सकता। ये अलग बात है कि अब ऐसी सकारात्मक खबरों के लिए अखबारों में स्पेस कम है, वो बात ठीक है, पर जो भी स्पेस है वो आपको मिलेगा, ये तय मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचार प्रमुख नरेंद्र जी भाई साहब से अनुरोध है कि वह आवें और हम लोगों को कम शब्दों में अपना आशीर्वाद देते हुए, जैसा कि संजय जी भाई साहब ने कहा कि परम आदरणीय वगैरह के बिना आएँ और इस कार्यक्रम का धन्यवाद दें। छोटे छोटे वाक्यों में आदरणीय मंच, सर्वप्रथम आदरणीय संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रचार विभाग की आवश्यकता ये कई वर्षों से हम सब ने अनुभव की है, उसका महत्व और उसकी उपयोगिता भी आदरणीय संजय जी ने विस्तार से बताई, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका वास्तव में उपयोगिता ये है कि यहाँ से हम जब अपने क्षेत्र में, क्योंकि ज्ञान की असली परीक्षा जो है वो कर्म क्षेत्र में ही होती है, तो वहाँ पर जो है वहाँ के समाज में, और हमारा वास्तव में प्रचार विभाग हमारा इसलिए नहीं कि हम केवल विद्या भारती के कुछ कार्यक्रमों का प्रचार कर दें। विद्या भारती एक प्रकार से शिक्षा पद्धति कहिए, जीवन पद्धति को लेकर के आगे बढ़ रही। तो जीवन पद्धति समाज में स्वीकृत हो, समाज उसको स्वीकार करे, जिसको कहते हैं हमारा विमर्श आगे बढ़ना चाहिए। तो विमर्श आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए जो माध्यम है, उसके लिए जो माने जो वो है, सबका हम प्रयोग करें। और सभी प्रकार का प्रिंट मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया कुछ भी है, लेकिन अभी भरोसा लोग प्रिंट मीडिया पर ही करते हैं ज़्यादा, क्योंकि जब सोशल मीडिया का समाचार की पुष्टि करनी होती तो प्रिंट मीडिया में जाते हैं। सामान्यतः अभी अखबार बराबर ही बिक रहे हैं। तो सभी में हमारी उपस्थिति हो और हमारी रचना भी उसी प्रकार की है, तो उसको हम आगे बढ़ा सकें। जो विद्या भारती जिस ध्येय को लेकर चल रही, वो एक विमर्श के रूप में समाज में स्वीकार हो, बढ़े, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रकार का जो आयोजन, ये जो हमारी कार्यशाला है, इस कार्यशाला की सर्वाधिक उपयोगिता तभी होगी। धन्यवाद। अब दिनेश सिंह जी भाई साहब जो भारतीय शिक्षा परिषद के सचिव हैं और हमारे प्रशिक्षण प्रमुख हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के, उनसे अनुरोध है वो आएँ और 2 शब्द कहें। इसके बाद आप सभी लोग चाय पर जाएंगे और फिर अगला सत्र अपने समय से शुरू होगा, जैसी कि सूचना है। श्रद्धेय मंच एवं प्रिय साथियों, मीडिया के शीर्ष पुरुष मंच पर विराजमान हैं। हम सबका गौरव कि हमारे पूर्व छात्र हैं वो, और जितनी सहजता से उन्होंने आज मीडिया के महत्व को परिभाषित किया है, ये बहुत ही हम सबके लिए महत्वपूर्ण विषय रहा है। विद्या भारती ने इस महत्वपूर्ण पक्ष की आवश्यकता को समझा और संपूर्ण देश में इस प्रकार की टोली विकसित करने का काम क्षेत्र से लेके और जिले तक ये शुरू किया है। और निरंतर हम अपने इन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मंच पर विराजमान आदरणीय संजय जी, आदरणीय नरेंद्र जी और संपूर्ण कार्य का संचालन कर रहे आदरणीय सौरभ जी भाई साहब और आदरणीय भास्कर जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश आपका आभारी रहेगा और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि इस काम में जब भी आपके स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन की आवश्यकता हमें पड़ेगी, आपका स्नेह और आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। इतनी बात, आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।